सियासत, ये शब्द कहने में बहुत छोटा है, मगर जब बात देश की सियासत की हो तो इसके मायने ही बदल जाते हैं। तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति केनेडी ने 1956 में भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की पेशकश की, मगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने अपनी गुटनिरपेक्ष नेता की रोमानी छवि के मोहजाल में फंसकर इसे ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, चीन पर अंधविश्वास रखने वाले पंडित नेहरू ने भारत के स्थान पर चीन को सुरक्षा परिषद में प्रवेश देने की मांग कर डाली। 20 अक्टूबर 1962 की वो तारीख हर भारतीयों के सीने में गरम सलाखों से दागी हुई है। 1962 की उस हार ने हर भारतीयों को सिखा दिया कि अगर दुनिया में सम्मान से जीना है तो ताकतवर बनना होगा और अपनी नीतियों को बदलना होगा। महान बनने की चाहत, बड़े दिखने की इच्छा और सब कुछ अपने अधीन करने की महत्वाकांक्षा ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से वो गलतियां करवा दी जिसका खामियाजा भारत आज तक भुगत रहा है। 17 साल के अपने शासन में पंडित नेहरू ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। उन भूलों में सबसे बड़ी गलती चाइना के साथ हुआ 1962 का वो युद्ध, जिसमें हमने अपने 3250 वीर सैनिकों के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना सम्मान और 43,000 वर्ग किलोमीटर धरती माँ का हिस्सा खो दिया। इस युद्ध के दौरान पंडित नेहरू इतने डर और सहम गए थे कि उन्होंने तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति केनेडी को पत्र लिखकर सहायता की गुहार लगाई और यह पत्र इतना गोपनीय था कि राष्ट्रपति को इसके पढ़ने के बाद इसे नष्ट करने के लिए बोला गया था। नमस्कार, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज सुनाऊंगा मैं आपको सियासत की इस कड़ी में आज़ाद भारत के उस प्रथम प्रधानमंत्री की कहानी जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के चलते पूरी दुनिया में अपने साथ साथ भारत का नाम भी शर्मसार कर उसे एक कमज़ोर मुल्क की पंक्ति में ला खड़ा किया। पंडित नेहरू, जिन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल के भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनकी अच्छी नीतियों और कार्यों के लिए जहां उनका गुणगान होता है, वहीं उन द्वारा लिए गए कुछ गलत फैसलों के लिए उनकी आलोचना भी की जाती है। पंडित नेहरू रिटायर होने की उम्र में थे। उनकी महत्वाकांक्षा खुद को विश्व शांति के संदेशवाहक के रूप में स्थापित करने की थी। वो अपनी पहचान विश्व के एक बड़े नेता के रूप में चाहते थे। उनकी यही महत्वाकांक्षी भूमिका एक बहुत बड़ा कारण थी चीन से इस शर्मनाक हार की। ये हार हमारी भारतीय सेना की नहीं थी, बल्कि नेहरू सरकार के गलत फैसले और उनकी नीतियों की थी। जहां सितंबर 1962 में चीन युद्ध की तैयारियों में लगा था, वहीं हमारे नेहरू विदेश भ्रमण करने में लगे हुए थे। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री 8 सितंबर 1962 से कॉमनवेल्थ सम्मेलन में हिस्सा लेने देश से बाहर थे। वहां से 2 अक्टूबर को भारत लौटे, फिर 12 अक्टूबर को वे श्रीलंका चले गए और 16 अक्टूबर को लौटे, यानी युद्ध से मात्र 4 दिन पहले। देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन 17 सितंबर 1962 को यूएन में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क चले गए और वहां से 30 सितंबर को वापस भारत लौटे। वैसे मैं आपको बता दूं, आजाद भारत का पहला घोटाला यानी जीप घोटाला इन्हीं महाशय के नाम था। तत्कालीन सरकार और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि चीन भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और चीन इस बात को बखूबी जानता था कि भारतीय फौज के पास ना तो आधुनिक हथियार हैं और ना ठंड रोकने वाले कपड़े और ना ही उन्हें इन ठंडे इलाकों में लड़ने का कोई प्रशिक्षण मिला है। 1962 के चीनी हमले में चीनी सेना भारतीय सेना से 5 गुना ज्यादा थी। यही नहीं, उनके पास बेहतर हथियार थे और वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
सबसे बड़ा उनका नेतृत्व अनुभवी था और उनको 10 साल पहले कोरिया में लड़ने का अच्छा अनुभव मिल चुका था। तत्कालीन सेना प्रमुख थापर बहुत पहले से ही सेना की बदहाली से नेहरू को अवगत करा रहे थे और बार बार सेना के लिए हथियार और संसाधनों की मांग कर रहे थे और नेहरू ने उनकी बातों को कभी भी तवज्जो नहीं दी। खून जमा देने वाली इस ठंड में ना तो भारतीय सैनिकों के पास जैकेटें थी और ना ही बर्फ में पहनने वाले जूते। कैनवस जूते पहन भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में चीनी फौज से अपने जज्बे से और अपनी देशभक्ति की ताकत के दम पर मुकाबला किया। पहले तो पोजीशन गलत थी, दूसरे हमारे पास कोई प्रॉपर हथियार नहीं थे, मतलब कि आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। 2 गन थी जो कि आउट ऑफ रेंज थी, उनके पास 80 बम थे। तो हमारे पास जो थे स्नो क्लोथिंग नहीं था, हमारे पास माइंस नहीं थी, हमारे पास डिगिंग इक्विपमेंट नहीं था, मतलब हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय राइफल और 50 राउंड। और हमारी जो पोजीशन थी वो वैली में थी, चाइनीज जो थे ऊपर थे। दे हैड अ रोड राइट अप टू दिस रिज ऑन विच दे वर डिप्लॉयड एंड आवर एवरीथिंग वाज मैन पोर्टर। इट वाज कमिंग ऑन दी कमर पे पोर्टर लेके आते थे। 2 दिन का रास्ता था जहाँ हमारा सामान पड़ा था, तो खाना जो हम लाते थे खुद ही खा लेते थे वो लोग। नेवले मैक्सवेल अपनी किताब इंडिया चाइना वार में लिखते हैं कि हालात इतने ख़राब हो गए थे कि इंडियन कमांडर कोल नेहरू से कहते हैं कि कुछ विदेशी सेनाओं को भारत की मदद के लिए बुलाना चाहिए ताकि चीन पर जवाबी कार्रवाई की जा सके। उस समय भारत में अमेरिकी राजदूत जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ अपनी आत्मकथा अ लाइफ इन आवर टाइम में लिखते हैं कि हर स्तर पर भारतीय सदमे की हालात में थे। पूरे भारत में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई थी ताकि इन विमानों का सैनिक इस्तेमाल किया जा सके। न सिर्फ असम बल्कि बंगाल और यहाँ तक कि कलकत्ता पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे। इस खतरे के डर से नेहरू ने तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी को एक पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई। इन पत्रों को अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने व्हाइट हाउस तक पहुंचाया। इस पत्र और चाइना वार ने नेहरू का दुनिया में राजनीतिक कद तो कम किया ही, साथ ही भारत के मनोबल को भी उसने गहरी चोट पहुंचाई। हिंदुस्तानी एटीट्यूड नेताज की पंडित नेहरू द बिगेस्ट वन टू ब्लेम। उनका आइडियल था हिंदी चीनी भाई भाई। उनका एडवाइजर था कृष्णा मेनन, डिफेंस मिनिस्टर, और 1-2 इंडियन ऑफिसर्स को उन्होंने काबू किया हुआ था। जनरल थापर था आर्मी चीफ और जनरल कौल था चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ। उनको इनकरेज कर रहे थे और हमें हुक्म था चाइनीज वोंट अटैक, जाओ टेक ओवर, बर्थ राइट अपने ऑक्यूपाई कर लो अपना। दे आर नॉट इवन फुली आर्म्ड, दे हैव ओल्ड वेपन्स एंड सो ऑन। Only 1 in 3 people is armed, thing like ये ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आती थी जब हम उधर थे 61-62 में। डेनिस कुक्स अपनी किताब इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ए स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज में लिखते हैं, अमेरिका में भारतीय राजदूत पीके नेहरू प्रधानमंत्री के इस पत्र से इतने स्तब्ध रह गए कि उन्होंने अपने स्टाफ के किसी भी सदस्य को इसे नहीं दिखाया और इसे अपनी मेज की ड्रॉर में रखा। बाद में उन्होंने एक इतिहासकार को बताया कि नेहरू ने मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही दबाव में आने के बाद ये दोनों पत्र लिखे होंगे। बीके नेहरू अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखते हैं, पहला पत्र ही हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ था और दूसरा पत्र तो इतना दयनीय था कि इसे पढ़कर मैं मुश्किल से अपने दुख और शर्म पर नियंत्रण कर पाया। 7 नवंबर 1950 को सरदार पटेल ने चीन के खतरे को देखते हुए पंडित नेहरू को आगाह करते हुए एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि भले ही हम चीन को अपने दोस्त के रूप में देखते हों, लेकिन कम्युनिस्ट चीन की अपनी महत्वाकांक्षा और उद्देश्य हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि तिब्बत के गायब होने के बाद अब चीन हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है, लेकिन अपने अंतर्राष्ट्रीय आभा मंडल और कूटनीतिक समझ के सामने पंडित नेहरू ने किसी की भी सलाह नहीं मानी। चीन से हुई इस हार के बाद भारत और नेहरू की पूरी दुनिया में बड़ी आलोचना हुई। भारतीय सेना को नेताओं की गलतियों की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत में पहली बार
पंडित नेहरू की सरकार के खिलाफ जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव संसद में 1963 में पेश किया। आपको सियासत पर मेरा यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।